हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। और इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं और ये वीडियो वही 8-10 मिनट का रहने वाला है। तो और जितने भी प्रश्न हैं सारे सेलेक्टिव हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, क्या राजकुमारी अमृत कौर थी। और इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये जो राजकुमारी अमृत कौर थी ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी। और जो इनका मतलब पूछ लेता है कभी कभी कि किस पार्टी से संबंध रखती थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, यानी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखती थी। और मैं आपको बता देता हूँ 1947 से, ठीक है, 1947 से 1957 तक यानी 10 साल स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, 1947 से 1957 तक यानी 10 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था थी, तो शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है काल्वेल कुक को। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही था कि जो बच्चे होते हैं या बालक होता है वो खेल खेल के माध्यम से मतलब ज़्यादा अच्छा सीख सकता है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में खेल प्रणाली लाने का मतलब कार्य किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 16 मार्च 1984 को। ठीक है, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, ये रिपीट कर देता हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो 16 मार्च 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। विजडन पत्रिका सॉरी विजडन पत्रिका जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट की बाइबल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिकेट की बाइबल किस पुस्तक या पत्रिका को बोला जाता है? तो ये कौन सी है? विजडन पत्रिका है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? क्रिकेट की बाइबल भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है विजडन पत्रिका जो है अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन ने कब प्रकाशित की थी? ठीक है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 को। ठीक है, किसके द्वारा? जॉन विजडन के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश जो है क्रिकेटर थे। ठीक है, अगला देखते हैं। नवयुवकों की शिक्षा के लिए, ठीक है, रिपीट करता हूँ, नवयुवकों की शिक्षा के लिए आज श्रीमद् भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, और जिनको नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इनका जो दूसरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि आज का जो युवा है उसको क्या चाहिए? शिक्षा के लिए क्या चाहिए? आज श्रीमद् भगवत गीता की नहीं बल्कि उनको क्या चाहिए? फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। ठीक है, ये शब्द किसके हैं? स्वामी विवेकानंद के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम SGFI के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग यानी जिसको हम हंटर आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1882 में इसका गठन हुआ था। और किसने किया था? तो विलियम हंटर की, ठीक है, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग या हंटर कमीशन। ठीक है, तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? 1882 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था, इसीलिए इसको हंटर आयोग भी बोला जाता है। अगला देखते हैं। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी GD सोंधी ने। ठीक है, GD सोंधी यानी गुरुदत्त सोंधी ने की थी क्या? भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत। अगला देखते हैं। जिम्नास्टिक का पितामह और टर्न वेटर जहां, ठीक है, ये दो शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। जिम्नास्टिक का पितामह और टर्न वेटर जहां के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। ठीक है, कौन कौन से नाम? इनको क्या कहा जाता है? जिम्नास्टिक का पितामह भी कहा जाता है और टर्न वेटर जहां, इन दो नामों से जाना जाता है। किसे? फ्रेडरिक
लुडविग जान को। ठीक है, अगला देखते हैं, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक का लेखक जो है वो भी फ्रेडरिक लुडविग जान ही हैं। अगला देखते हैं, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? यानी कहने का मतलब यह है कि यूनान में जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है तो उसको कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है? तो इनको कुल 4 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है होमर काल, जिससे कहीं कहीं पर आपको होमरिक काल भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, होमर काल, फिर स्पार्टा या आपको लिखा मिल सकता है स्पार्टन। ठीक है, स्पार्टा या स्पार्टन काल। ठीक है, अगला है पूर्व एथेंस काल, फिर है उसके बाद उत्तर एथेंस काल, जिसको हम स्वर्णकाल भी बोलते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है यूनान में उसको 4 कालों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? होमर या होमरिक काल, स्पार्टा या स्पार्टन काल, और पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, और उत्तर एथेंस काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब की गई? ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। ठीक है, तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई है 1954 को। अगला देखते हैं, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है 1909 में। और जो पहला परीक्षण किया गया था तो पहला चिकित्सीय परीक्षण बड़ौदा में किया गया था। ठीक है, कौन सा शहर? बड़ौदा शहर में किया गया था पहला चिकित्सीय परीक्षण। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत कब से की गई है? तो 1909 में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, बालक है या व्यक्ति है या छात्र है तो उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है वो क्या कहलाता है? मुख्य उद्देश्य कहलाता है शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जबकि शिक्षा जो होता है, शिक्षा में होता उसमें भी लगभग इसी प्रकार से है आंसर, लेकिन उसमें जो बालक के अंदर, जब हम शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में क्या होता है, जो बालक के अंदर शक्तियाँ निहित होती हैं उनको विकसित किया जाता है। ठीक है, बालक के अंदर जो शक्तियाँ या गुण या क्वालिटी जो निहित होती हैं उन्हीं को विकसित किया जाता है। और जो हमारा शारीरिक शिक्षा जो होता है इसमें क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, सर्वांगीण विकास करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, हालांकि शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप दोनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपको मतलब लगभग दोनों में यही आ जाता है कि व्यक्ति का या बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का मतलब भी और शारीरिक शिक्षा का मतलब भी, लेकिन हमें यहाँ पर मतलब एक नंबर प्राप्त करना होता है ऑप्शन के थ्रू, तो हमको थोड़ी बारीकी से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कतई मतलब नहीं होता है कि शारीरिक शिक्षा है तो उसका मतलब हो जाए सिर्फ शरीर से। ठीक है, बालक का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है शारीरिक शिक्षा का इतिहास मतलब उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है औसतन, सामान्य बालक की जो बात करी जा रही है तो कितनी होती है? 90 से 110 IQ वाला जो बालक होता है वो सामान्य बालक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक होती है। ठीक है, 130 से अधिक जिसकी IQ होगी वो बालक कैसा होगा? वो प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। और 140 से अधिक जब हो जाएगी तो अति प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। ठीक है सॉरी, अगला देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो विलियम स्टर्न ने। ठीक है, क्या विलियम स्टर्न ने क्या किया था? बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का सूत्र जो है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? विलियम स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद इसको टर्मन, ठीक है, क्या टर्मन ने इसको संशोधित किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो अपना सूत्र बताया था उसमें क्या किया था, ये देखो, मेंटल एज बटे CA यानी क्रिटिकल एज। ठीक है, इतना सा सूत्र दिया था ताकि ये मतलब अशुद्ध था, आधा अधूरा था। ठीक है, आधा अधूरा मतलब इनका सूत्र था, तो इसीलिए फिर इसके बाद क्या हुआ, जो टर्मन थे, टर्मन ने क्या किया, यहाँ पर एक सैकड़ा लगा दिया। ठीक है, शतक लगा दिया कहने का मतलब है मेंटल एज बटे क्रिटिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया पूरा, ये किसकी देन है? ये देन है टर्मन की। ठीक है,
ये टर्मन की देन है। और जो इसका मतलब होता है क्या, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसे हम शारीरिक आयु बोलते हैं, ठीक है, गुणे 100 होता है, ठीक है। अब इसको मान लो कोई पूछ लेता है, अब परीक्षा में आ जाता है, इस तरीके से आएगा, मान लो किसी व्यक्ति की मेंटल आयु 20 है और मान लो मानसिक आयु 20 है और वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी मतलब जो IQ होगी या बुद्धिलब्धि होगी कितनी होगी, ठीक है। तो मेंटल की जगह पे मानसिक आयु यहाँ पर रख देंगे और वास्तविक या शारीरिक आयु यहाँ पर रख देंगे और गुणे में 100 होता है, इसको काट पीट देंगे, जो आंसर आपका आएगा वही उसकी IQ हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। अगला देखते हैं बुद्धिलब्धि यानी IQ निकालने का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कि IQ निकालने का सूत्र क्या होता है। तो IQ निकालने का सूत्र मैंने अभी आपको बता ही दिया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, ठीक है। मान लो जैसे किसी की मानसिक आयु कितनी है, 20 है, ठीक है, मानसिक आयु कितनी है, 20 है, तो हमने क्या किया, 20 ऊपर रख दिया मानसिक आयु की, बटे में क्या होता है वास्तविक आयु या शारीरिक आयु। शारीरिक मानसिक आयु 20 है, ठीक है, लेकिन शारीरिक आयु कितनी दी है, तो वो 10 दी है शारीरिक आयु, ठीक है। और गुणे में क्या होता है 100 होता है। अब इसको काट पीट दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2 और इसकी गुणा कर देंगे तो कितना 200 आ जाएगा, ठीक है। यही कितनी IQ आ गई, 200 आ गई, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो गया। हालांकि मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, लेकिन उसमें जो आंकड़े दिए होंगे वो ठीक ठाक दिए होंगे। चलिए इस तरीके से आप निकाल लेना, 1 नंबर आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1953 में पहली कोचिंग स्कीम कौन सी थी, ठीक है। काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, रिपीट करता हूँ। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1953 में पहली कोचिंग स्कीम कौन सी थी, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, ठीक है। अगला देखते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सॉरी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, LNIPE, ठीक है। क्या, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। क्या है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, LNIPE। तो कहने का मतलब यही है, LNIPE की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई 11 अगस्त 1957 को। कहाँ हुई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई है। और अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इसके संस्थापक आचार्य कौन थे, तो इसके संस्थापक आचार्य हैं PM जोसेफ, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 11 अगस्त 1957 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई थी। तो इसके संस्थापक प्राचार्य या इसके संस्थापक आचार्य कौन थे, तो इसके संस्थापक आचार्य थे PM जोसेफ, ठीक है। अगला देखते हैं, जर्मनी में टर्नवेरिन, ठीक है, शब्द याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत करी है फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रों द्वारा संस्था की 4 दीवारी के अंदर कराई गई प्रतियोगिता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इंट्राम्यूलर, ठीक है। क्या कहलाती है, इंट्राम्यूलर कहलाती है। और इंट्राम्यूलर का मतलब यही होता है, इंट्राम्यूलर जो होता है ये लैटिन शब्द है, ठीक है। क्या है, लैटिन शब्द होता है लैटिन शब्द होता है। और इंट्रा को जब हम इंट्राम्यूलर को तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको 2 बनता है, क्या, इंट्रा, ठीक है, क्या, इंट्रा और मूलर, ठीक है, मूलर 2 शब्द बनते हैं। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है अंदर, और मूलर का मतलब जो होता है वो क्या होता है दीवार, ठीक है। तो कहने का मतलब यही होता है कि जो 4, इंट्रा का मतलब क्या हो गया अंदर, ठीक है, मूलर का मतलब होता है दीवार, ठीक है, दीवार होता है। तो कहने का मतलब यही है, जो 4 दीवारी के अंदर जो भी प्रतियोगिता कराई जाती है वो क्या कहलाती है, इंट्रामूलर कहलाती है। कहने का मतलब यही है, जिससे कोई एक विद्यालय है या कोई एक इंस्टीट्यूट है या कोई एक संस्था है, ठीक है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। मान लो जैसे कि एक कोई विश्वविद्यालय है, ठीक है, या विद्यालय है, मान लो कोई एक विद्यालय है, उस विद्यालय के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से जो भी मान लो प्रतियोगिता में भाग लेता है और 4 दीवारी के अंदर यानी ग्राउंड में खेलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि कोई एक संस्था है, उसी के
जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हीं में से जो भी प्लेयर होगा या खिलाड़ी होगा या प्रतियोगिता में भाग लेगा, और आपस में ही जब भाग लेंगे उसी संस्था के या उसी विद्यालय के स्टूडेंट जब आपस में कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं चार दीवारी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामूलर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्स्ट्रामूलर होता है। कहने का मतलब यही है, इंट्रामूलर समझ गए, तो इसके अपोजिट जो होता है वो एक्स्ट्रामूलर होता है। उसमें क्या होता है, मतलब दो विश्वविद्यालय या मतलब कोई भी मतलब दो या दो से अधिक कोई भी विद्यालय, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट जो होते हैं, दो या दो से अधिक जब वे आपस में, ठीक है, कोई प्रतियोगिता का आयोजन या टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं, तब कहने का मतलब यही है कि दो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रामूलर प्रतियोगिता कहलाती है। ठीक है, मतलब उस एक्स्ट्रामूलर में क्या होता है, दो मतलब विश्वविद्यालय हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो संस्थाएं या दो से अधिक भी संस्थाएं हो सकती हैं, जो जब आपस में मतलब उनके बीच मैच कराया जाता है एक दूसरे के बीच में, तब वो क्या कहलाती हैं, वो एक्स्ट्रामूलर कहलाती हैं। इंट्रामूलर में एक ही बिल्डिंग, एक ही मतलब संस्था या विद्यालय के स्टूडेंट आपस में खेलते हैं, तो उसको चार दीवारी के अंदर, तो उसको इंट्रामूलर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इतनी बात तो सही है। अब पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और जो न्यूयॉर्क है, ये जो न्यूयॉर्क शहर है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है और आपको पता ही है कि यहाँ की जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकी डॉलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकी डॉलर बोलते हैं। और जो यहाँ की राजधानी है अमेरिका की, क्या है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और इसके जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं। ठीक है, और यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता ही देता हूँ, यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है तो उसमें सर्वाधिक जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% होती है। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या मान लो किस धर्म की है, तो ईसाई धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।